नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर विस्तार से, जहां हर खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जो खबर आपको जाननी जरूरी है वो खबर भी विस्तार से आपको बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दो बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर छत्तीसगढ़ विधानसभा मॉनसून सत्र से है। सत्र में सवाल लगाने का आज अंतिम दिन है। अब तक हम आपको बता दें कि 738 सवाल ऑनलाइन और 32 सवाल ऑफलाइन लगाए गए हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां विधानसभा सत्र को लेकर बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है और आज बजट भी मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र में पेश किया गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर दो बड़ी खबरें देख रहे हैं और छत्तीसगढ़ की 5 दिवसीय मानसून सत्र के लिए अब तक 770 सवाल आए हैं। वहीं आज शाम 7 बजे से मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में विधायक दलों की बैठक होने वाली है। आप समझिए, शाम 7 बजे बैठक बुलाई गई है मध्य प्रदेश में सीएम हाउस में। सभी विधायक मौजूद रहने वाले हैं, जहां पर वो स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए नजर आएंगे, रणनीति पर काम करते हुए नजर आएंगे। विपक्ष के सवाल पर किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से पक्ष अपने आप को मजबूत करेगा, सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। जहां सदन में विपक्ष के सवालों की काट को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो आज शाम 7 बजे जो सीएम हाउस में बैठक होने वाली है वो कई मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को मिली है केंद्र सरकार से बड़ी सौगात। अब आप सोच रहे होंगे केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को ऐसा क्या दे दिया, तो मैं विस्तार से आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने राज्य में राजीव लोचन कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। ये एक बड़ी सौगात है। राजीव लोचन मंदिर, जहां पर श्रद्धालुओं की आस्था है, राजिम का राजीव लोचन मंदिर, जहां पर कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये पर्यटन की दृष्टि से भी इसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही 5 प्रमुख शक्तिपीठों को जोड़ने की परियोजना को भी मंजूरी दे दी गई है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन मंत्री रहते हुए ये पहल की थी, जिसके बाद नवा रायपुर, पुरखौती और देखिए कन्वेंशन सेंटर बनाने की भी मंजूरी मिल गई है। सिरपुर स्थित बागेश्वरी मंदिर में जीर्णोद्धार को भी स्वीकृति प्रदान की गई है, यानी रेनोवेशन का काम बागेश्वरी मंदिर में करवाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने विभिन्न कार्यों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी मांग की है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में पर्यटन की दृष्टि से ये बड़ी सौगात है जो केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दी है, क्योंकि राजीव लोचन कॉरिडोर बनने जा रहा है। लेकिन अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सहयोग केंद्र शुरू होगा। कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे। बीजेपी कार्यालय में सहयोग केंद्र आयोजित किया जाएगा, जहां मंत्री अलग अलग दिन सहयोग केंद्र के माध्यम से कार्यकर्ता और जनता की समस्या सुनेगी और साथ ही उन समस्याओं का निराकरण कराया जाएगा। अलग अलग दिन अलग अलग मंत्री जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनेंगे, उसका निराकरण करेंगे। वो तारीख एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक समस्याओं की सुनवाई होगी, इसलिए अगर आपके पास भी कोई समस्या तो आप जा सकते हैं। 4 जुलाई को मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहेंगे। वहीं 5 जुलाई को मंत्री दयाल दास बघेल लोगों की समस्या सुनते हुए नजर आएंगे और लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो 8 जुलाई को उप मुख्यमंत्री अरुण साव आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्या सुनते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए नजर आएंगे। तो 9 जुलाई को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को आप अपनी समस्या बता सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कोमन साहू लाइव जुड़ चुके हैं। कोमन, सहयोग केंद्र बीजेपी शुरू करने वाली है, मंत्री लोगों की समस्या सुनेंगे, किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, क्या जानकारी आपके पास, विस्तार से बताइएगा। देखिए रसिका, ये सहयोग केंद्र जो है दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके पहले भी मंत्री जो है रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे में परिसर में बैठा करते थे और जो आम जनता है और पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी समस्या हल करते हुए नजर आते थे। दूसरी बात अब ये होगी कि अब जो मंत्री हैं वो अपने विभागों के जो योजना चलाई जा रही है उसका भी फीडबैक लेते हुए नजर आने वाले हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कैसे मुख्यमंत्री जो है आम जनता की समस्या सुनते हुए नजर आए थे। एक दिन में 1500 से ज़्यादा आवेदन मुख्यमंत्री के पास पहुँचे थे। वो भी सरकार के कामकाज को समीक्षा करते हुए नजर आते थे, फीडबैक लेते हुए नजर आते। अब सरकार ये चाहती है रसिका कि सरकार और आम जनता के बीच दूरी ना रहे। आम जनता की जो समस्या है वो सीधे तौर पर मंत्री हल करे, मुख्यमंत्री हल करे, ताकि जब मंत्री बैठते, जब कोई जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित करता है तो आम जनता का काम तुरंत हो जाता है। और यही कारण है कि मोदी की गारंटी की बात चाहे भारतीय जनता पार्टी करते हो या आम जनता से
कैसे टच में रहना है, किस तरीके से उनका काम काज करना है, उनकी समस्याओं को किस तरीके से निराकरण करना है, यही काम अब विष्णु सरकार करती हुई नजर आने वाली है। जी बिल्कुल खोमा ने लगातार हम देख रहे हैं कुछ दिन पहले सीएम ने भी आम जनमानस को बुलाया था, उनकी समस्या सुनते हुए नजर आ रहे थे। अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल किस तरीके से लोगों की समस्या सुनता है, निराकरण करता है। और एक बात आपने बहुत ठीक कही खोमन कि जब मंत्री निर्देशित करते हैं आम जनमानस की सेवा के लिए या फिर एक कॉल चला जाता है मंत्री का तो उनका काम भी जल्दी हो जाता है और यही उम्मीद है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया खोमन आपका। तो देखिए खबरों में बढ़ जाते आगे क्योंकि हाथरस की घटना ने चिंता बढ़ा दी और हाथरस की घटना के बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी सतर्क हो चुकी है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा बड़े आयोजनों पर सरकार सतर्क है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस विषय पर चिंता जताई है। सभी आयोजनों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए, कहीं भी भगदड़ जैसी स्थिति न बने ये सुनिश्चित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर बहुत गंभीरता से कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी जो कुछ कार्यक्रम होते हैं उनके लिए भी पहले से ही स्टैंडर्ड हमको तय करने चाहिए और जो भी आयोजन के लिए अब आवेदन आते हैं उस पर पहले से ही उन सारी बातों को करना चाहिए। एकदम स्पष्टता के साथ आज उन्होंने कही है, अब हम लोग काम उस पर शुरू करेंगे तुरंत। तो देखिए छत्तीसगढ़ में पुलिस परिवार के बच्चों को स्कूल आने जाने के लिए बस की सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस कॉलोनी आवासीय समिति के सदस्यों को बस की चाबी सौंपी। सीएसआर मद से बच्चों को मिली बस की सुविधा। तो देखिए तस्वीरें देख लीजिए जब मुख्यमंत्री इसका अनावरण करने पहुंचे हुए थे, हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना करते हुए नजर आए थे और इस मौके पर पुलिस परिवार के लोगों ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। तो लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रयास है कि हमारे पुलिस के जो बच्चे हैं वो विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं, सेंट्रल स्कूल में पढ़ते हैं, केपीएस में पढ़ते हैं और भी स्कूलों में पढ़ते हैं। ये बस एक किनारे से उनको स्कूल छोड़ते हुए फिर छुट्टी के बाद उनको वापस घर पहुंचाने का काम करेगा। ये बहुत अच्छा पहल है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के संसद में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप को लेकर लगाए गए आरोप में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भूपेश बघेल ने पत्र लिखा है और सांसद संतोष पांडे के लगाए आरोप पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सदन की कार्रवाई से लगे आरोपों को विलोपित करने की मांग भी की है। पत्र में लिखा है महादेव ऐप के संबंध में कही गई बातों के तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए जाएं। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है जो बेबुनियाद है और इस मामले में मैं लोकसभा के स्पीकर को भी पत्र लिखने वाला हूं और सरकार बदल गई, महादेव ऐप चल रहा है तो क्या इस महादेव ऐप का नाम अब बदल के क्या विष्णुदेव साय ऐप रखने वाले हैं? ये ऐप तो चल रहा है, अभी तक की कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की भर्ती को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जल्द डॉक्टरों की भर्ती होगी। इसके तहत 700 से अधिक डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इसके तहत अगले 10 दिन के भीतर 500 डॉक्टरों की भर्ती बॉन्ड पर होगी। वहीं 334 डॉक्टरों की भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। हम अभी 10 दिन के अंदर करीब 500 डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं। अभी बांड डॉक्टर हम नियुक्ति कर रहे हैं जो 2 साल के लिए होते हैं और कुछ नीचे स्तर के नर्सेस हैं, वार्ड बॉय हैं या अन्य ऐसे कर्मचारी हैं, उनके लिए हमने व्यापम को भी सेटअप भेजा हुआ है। बाकी एनएचएम के माध्यम से जिलों को कह दिया गया है जितने भी सीटें हैं खाली उसको भर दिया जाए। तो इस प्रकार से आने वाले समय में डॉक्टरों की कमी को समाप्त किया जाएगा। तो देखिए मुंगेली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टेमरी स्कूल प्रबंधन की लापरवाही उजागर हुई है।
जहां पर फेल हुए स्टूडेंट को प्रवेश देने से इनकार कर रही है। और देखिए, कुछ बच्चों को टीसी थमा दिया गया, साथ ही कुछ बच्चों को प्राइवेट स्कूल जाने की नसीहत दी जा रही है। आप समझिए, वो बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है और वो बेहतर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, और यही वजह है कि वो गवर्नमेंट स्कूल का रुख करते हैं, और गवर्नमेंट इन्हीं बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल लेकर आती है, और उन्हीं की टीसी भी ले ली गई। उन्हें कहा जा रहा प्राइवेट स्कूल चले जाइए, तो ऐसा कहाँ होता है। टीसी लेने वाले छात्र एडमिशन के लिए तरस रहे हैं, तो फेल होने वाले छात्र प्रवेश के लिए स्कूल में चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। लापरवाही का ऐसा आलम कि शिक्षा से वंचित होने वाले बच्चों का आज स्कूल को त्याग करके अन्य काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर छात्रों के भविष्य के साथ स्कूल प्रबंधन खिलवाड़ कर रहा है। परेशान छात्रों और परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद अलीम ने। सुनिए क्या बोल रहे हैं वो। इस वक्त हम शासकीय माध्यमिक उच्चतर विद्यालय टेमरी के पास खड़े हैं, जहां ये स्कूल में सैकड़ों बच्चे अपने भविष्य को गढ़ने आते हैं, लेकिन वहीं इस स्कूल के स्टाफ के प्राचार्य के लापरवाही की वजह से बच्चों के शिक्षा जो है उससे वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि यह स्कूल में एक बार फेल होने के बाद दोबारा प्रवेश नहीं लिया जाता। जी बताएंगे क्या परेशानी है आप लोगों को, क्या कुछ यहाँ पे लेके मांग को लेके आए हैं? हम लोग यहाँ पर पढ़ने चाहते हैं सर, लेकिन पढ़ने नहीं दे रहे हैं। दोबारा से हम लोग 9वीं में फेल हो चुके हैं। तो आप लोग भी इस बार फेल हो गए हैं? यस। तो दोबारा प्रवेश लेने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, दूसरे स्कूल में जाते हैं तो भर्ती नहीं ले रहा है, इस स्कूल में कहते हैं तो भी नहीं ले रहा है। आप पहले पढ़ते थे इसी स्कूल में? यस सर, मैं पहले 10वीं पढ़ते थे स्कूल में। फेल हो जाने के कारण दोबारा एडमिशन नहीं लिया। क्या बोलते हैं एडमिशन के लिए आते थे तो? दूसरे स्कूल जाओ, यहाँ पर नहीं होगा 10वीं फेल का एडमिशन, इसे बोलते थे। तो यहाँ पे कुछ परिजन भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पे आए अपने बच्चे के एडमिशन को लेके, क्या कुछ कहा जाता है इस स्टाफ पे? स्टाफ में तो कुछ नहीं बताता है सर, इन लोग कहते हैं कि दूसरे जगह लेकर पढ़ाओ, यहाँ भर्ती नहीं लेंगे बोल रहा है। यहाँ पे कुछ और परिजन मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। जी बताएंगे क्या कुछ समस्या आप लोगों को यहाँ पे बच्चों को लेकर? लड़का हम और 9वीं में फेल कर दे है, तो मैं कल आए रहे हैं, फिर तो दूसरे जगह ले जाओ भाई, फेल हो लेकर नहीं लेवन, नवा लेकर आवत लेबो, हमारे में जगह साकेट है, ऐसे कही। तो आप लोग कैसे करते होंगे फिर एडमिशन नहीं ले रहे तो? हम नहीं ले रहे तो क्या करबो साहब, रोजगार पढ़े रही लड़का, पढ़ाई छोड़ देंगे। तो पढ़ाई छोड़ी नहीं ली तो क्या करी भाई, कोई जगह स्कूल में भर्ती लेवे नहीं करते, के लिए साधन नहीं है सर, साधन नहीं है, जगह नहीं है, तो भाई वो अगले से पढ़ाते सर, ओखा जगह तो रही चिन भाई। तो आप देख सकते हैं कि इस स्कूल में कक्षा 9वीं में 169 छात्र अध्ययनरत है, जिसमें से 41 छात्रों को फेल कर दिया गया है, तो वहीं 39 छात्रों को पूरक लाया गया है। ऐसे में जो स्कूल है, बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है, उस स्कूल में इस तरीके के बच्चों के शिक्षा पद्धति से वंचित रखा जा रहा है। विस्तार न्यूज़ के लिए मुंगेली से मोहम्मद अली। तो आपने सुना, हमारे संवाददाता मोहम्मद अलीम बच्चों से बात कर रहे थे, बच्चों ने अपनी परेशानी बताई, और सवाल ये उठता है कि अगर बच्चे फेल हो गए हैं तो उन्हें आप एडमिशन देंगे ना, उनको टीसी देकर ये नहीं बोल सकते कि आप प्राइवेट स्कूल पर जाएं। तो देखिए इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। बात कर लेते हैं खंडवा की। खंडवा जिले के हरसूद ब्लॉक की कई स्कूलें जर्जर हो चुके हैं, वहीं शिक्षा विभाग देखने को ही तैयार नहीं है। बारिश के दिनों में बच्चों को बिठाना ही मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, डर भी बना रहता है कि कहीं सर के ऊपर छत से निकलने वाला गिट्टी ना गिर जाए। आप समझिए स्कूल की स्थिति कितनी जर्जर है। ऊपर पन्नी लगाया गया है। मामला बीते 5 सालों से चलता आ रहा है। हर साल अधिकारी आते हैं और पंचनामा बनाकर ले जाते हैं, लेकिन स्कूल की मरम्मत नहीं कर पाते हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि 5 साल से कितना विकास का काम खंडवा में स्कूलों में किया गया है। और क्योंकि बड़े बड़े दावे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, शिक्षा के स्तर को सुधारने की बात होती है, लेकिन आप खंडवा की तस्वीर देख लीजिए और अनुमान लगा लीजिए कि शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा जब यहाँ पर बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। क्लासरूम की स्थिति है जहाँ पर पूरा पानी पानी दिखाई देगा आपको। छत टूटी हुई है जहाँ से पानी टपक रहा, पन्नी लगाया जा रहा। पन्नी क्यों लगाया जा रहा? कि पानी क्लासरूम के अंदर ना जाए। पूरी पानी का दिखा होती है। अच्छा। तो पूरी छत टपकती, मतलब 1 इंच की जगह बैठने के लिए नहीं होती। अच्छा। अधिकारियों को, जो भी अपने वरिष्ठ अधिकारी, उनके संज्ञान में ये बात है। अच्छा। अभी तक तो कुछ नहीं, बस 1-2 बार दोहरे हुए हैं जी, देखते गए, लेकिन कोई फाइनल नहीं हो पाया इसका।
तो देखिए, वही जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर का रखरखाव करने में नगर निगम फेल साबित हुआ है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं बता देते हैं आपको। 5 से अधिक बड़े नालों का गंदा पानी सीधे दलपत सागर में पहुंचने से दलपत सागर का पानी लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। यही कारण है रियासतकालीन इस तालाब में जलकुंभियां भी दिखाई पड़ती हैं। दलपत सागर तालाब को दूषित पानी से बचाने के लिए बलीकोंटा में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया है, लेकिन नियमों का पालन जगदलपुर में होता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये एनजीटी का और पर्यावरण का वो है कि कोई भी नदी में, तालाब में शहर का गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। इसलिए पिछली सरकार ने एसटीपी बालीकोंटा में एसटीपी प्लांट का निर्माण किया, जिससे शहर का गंदा पानी को साफ कर, जैविक तरीके से साफ करके, ना कि केमिकल से, बल्कि जैविक तरीके से साफ करके उसको नदी में फिर से छोड़ा जाए या किसानों को दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। इतने करोड़ों अरबों खर्च करने के बाद भी आज दलपत सागर को निगम प्रशासन गंदा कर रहा है, इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। उपनेता प्रतिपक्ष जो है उनको कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक झुंझुना पकड़ाया हुआ है। उपनेता प्रतिपक्ष का जगदलपुर के नगरीय निकाय के इतिहास के 20 साल में कभी भी नहीं रहा है ये पद। उनको वो पद दे दिया गया, उस पद को वो एंजॉय कर रहे हैं। जिस टाइप को उस पद को एंजॉय कर रहे हैं, उसी प्रकार से उनकी जानकारी का भी बहुत अभाव है। अभी जो बरसाती पानी है, अगर दलपत सागर में बरसाती पानी को अगर नहीं छोड़ेंगे, दलपत सागर भरेगा कैसे? रही बात गंदा पानी का, तो गंदा पानी पूरे बरसात को छोड़कर बाकी सारा समय वो सीधा हमारा बालीकोंटा ट्रीटमेंट प्लांट पे जाता है। वहाँ से साफ होने के बाद उसको इंद्रावती में छोड़ा जाता है। जांजगीर चांपा के अकलतरा के शास्त्री चौक में सर्व हिंदू समाज ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन दल्हा पहाड़ में स्थित हनुमान जी की मूर्ति को खंडित करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी बार हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया, जिसके चलते लोगों में आक्रोश है। सर्व हिंदू समाज के सदस्यों ने भक्ति गीतों के साथ प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। बलौदा बाजार में सिलेंडर भरा ट्रक पलट गया और ट्रक सलतरा से लोड होकर ग्राम कोसमंडा तक जा रहा था और ये हादसा भाटापारा से बलौदा बाजार मुख्य मार्ग खपराडीह के पास हुआ है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। खबर कोरिया से है। कोरिया जिले में जल जीवन मिशन योजना के लिए खोदे गए गड्ढे आम नागरिकों के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। ज्यादातर जगह पर मुख्य सड़क के बगल में या लोगों के घर के सामने गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन उन गड्ढों को ठीक से नहीं भरने के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें देख लीजिए। ताजा मामला बैकुंठपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाला बड़गांव पंचायत का बताया जा रहा है, जहां पर जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन ने विस्तार के लिए खोदे गए गड्ढे के साथ इस तरीके की हरकत की और गड्ढों को भरा नहीं गया, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में तो सभी ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि जो भी पाइपलाइन का काम है उसको ये पुनः वास्तविक इसके ओरिजिनल पोजीशन में स्टोरेज कर दें, ताकि किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो। फिर भी यदि कहीं ऐसा शिकायत है तो वो काम पूरा किया जाएगा, ताकि कोई दुर्घटना नहीं हो पाए भविष्य में। जगदलपुर में कल देर रात चित्रकूट वाटरफॉल के पास इंद्रावती नदी में तेज बहाव में फंसे 3 युवकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद 3 युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया और वहां से निकाला। वाटरफॉल के आगे मिनी गोवा नामक स्थान में कल शाम 6 बजे से 3 युवक फंसे थे। कड़ी मशक्कत के बाद 3 युवकों को पानी के तेज बहाव के बीच से निकाला गया। तो वहीं देखिए, महादेव सट्टा ऐप पर दुर्ग पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीसीयू की टीम ने रायपुर में घर में छापेमार कार्रवाई की, जो 80 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। साथ ही 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। एसीसीयू की एडिशन एसपी ऋचा मिश्रा ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस की आशंका है कि ये पैसे हवाला का हो सकता है और मुख्य आरोपी की तलाश में अभी भी पुलिस हाथ पैर मार रही है। पुलिस जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली है। जानकारी प्राप्त हुई कि विनय नाम का एक लड़का जो कि हैदराबाद में कोई पैनल वगैरह अपना रन कर रहा है, फिलहाल यहाँ आया हुआ है। इसके बाद इसका पीछा जब लगभग जो है बहुत फिल्मी स्टाइल से हम लोग ने रायपुर से किया
रायपुर से करके जब ये अपने घर पहुंचा तब हमने इसको पकड़ा तो उस दिन इसके पास हमको सूचना मिली कि 3 पैनल इसके हैदराबाद में रन कर रहे हैं। हैदराबाद में एक बड़े बैंक फ्रॉड के लिए और एक गुम इंसान के लिए हमारी टीम ऑलरेडी थी। तो विद इन 2 आवर्स इसके पकड़ने के बाद हमने हैदराबाद में भी रेड की। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां आईपीएस अरुण देव गौतम और हिमांशु गुप्ता का प्रमोशन हो चुका। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोनों आईपीएस से डीजी और प्रमोट होकर बने हैं डीजी। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आईपीएस अरुण गौतम 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। तो आईपीएस अरुण देव गौतम और आईपीएस हिमांशु गुप्ता का प्रमोशन हुआ है। तो एडीजी से प्रमोट होकर बन गए हैं डीजी। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के वहीं देखिए वनांचल क्षेत्र में जनकपुर के भगवानपुर ग्राम पंचायत में पीएचई विभाग ने बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अब ये पूरी लापरवाही है पीएचई विभाग की, जहां जल मिशन के तहत चल रहे काम में ठेकेदार की मनमानी चल रही है। जहां पानी की सप्लाई के लिए जगह जगह वॉल चैम्बर बनाया गया है, उस वॉल चैम्बर को आधा अधूरा काम कर खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि ग्रामीणों के लिए कभी भी हादसे का सबब बन सकता है। और इस खुले वॉल चैम्बर में मवेशी से लेकर बच्चों के लिए भी खतरा बना हुआ है। बोले कि वहां मत बनाओ, तो वो बोला नहीं भैया जमीन की नीचे रहेगी, प्लेट ढकेगी। मैं कहूँ ठीक है बना दो। तो बच्चा हमारा गिर गया, बड़ा मुश्किल से, एकदम कपार फूट गया था, सिर पूरा खून बहने लगा था। फिर लेके मैं अस्पताल गया हूँ, करवाया हूँ ट्रीटमेंट। 700-800 रुपए की दवाई तक किया है। वो ढक्कन टूट गया है, खुला भी टंकी दिख रही है। यही है खतरा भैया, वो रोड के किनारे कोई भी गाड़ी वाले डाल सकता है। ठेकेदार के द्वारा पीएचई के द्वारा आधा अधूरा काम करा के, जैसे अपन लोग हैंडपंप सुधार हो गया, नल जल जो चल रहा है उसका काम ऑलरेडी वो ठीक है, उसका जो भी टूट फूट आता है अपन लोग करवा देते हैं। लेकिन जल जीवन मिशन का जो टंकी बन रहा है, पाइपलाइन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देखिए रायगढ़ शहर में मंगलवार रात चक्रधर नगर चौक स्थित ओम ज्वेलर्स के 2 कर्मचारियों से लूट की घटना सामने आई है, जहां 2 बाइक सवार सोना चांदी और जेवरात लूट कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही चक्रधर नगर पुलिस के साथ रायगढ़ पुलिस दिव्यांग पटेल और मौके पर पहुंचे और मिली जानकारी के अनुसार शहर के चक्रधर नगर चौक पर स्थित ओम ज्वेलर्स के संचालन रोज की तरह अपने दुकान बंद करने के दौरान गहनों को अपने घर पर भिजवा रहे थे और उन्होंने रोज की तरह अपने कर्मचारियों को गहने घर भेजने के लिए दिए थे। कर्मचारी आभूषण से भरा बैग लेकर जब निकले तो कुछ दूर में ही वो पहुंचे हुए थे, जहां पर पल्सर से सवार 2 अज्ञात शख्स फिल्मी अंदाज में उनसे बैग छीनकर भाग निकले। ये रोज की तरह थैला में सामान लेके जाते हैं भैया। सरला विला के सामने 2 नकाबपोश और दोनों लड़की के हाथ से उनकी चोटी को पकड़ के अपना गिराए, यहाँ थैला थोड़ा गिरा और अपना उनमें से सामान गिरा और फिर उसके बाद अपना दोनों चौक के पास शाम को दुकान बंद करके जब प्रार्थी अपने घर जा रहे थे तब 2 बाइक सवार उसके हाथ से थैला छीन के ले गए हैं। थैले में सोने चांदी का सामान भरा हुआ था। इस संबंध में जिले की पूरी टीम को लगा दिया गया है, पूरे थानों को अलर्ट कर दिया गया है। जो भी आरोपी है उसका अपने को कुछ सीसीटीवी फुटेज मिला हुआ है और उसके आधार पर अग्रिम जांच कार्रवाई जारी है। कोरबा के एनटीपीसी राखड़ डैम में ओवरफ्लो के कारण एनटीपीसी की ओर से तटबंध तोड़ने की बात सामने आई है। हम आपको बता दें, तटबंध टूटने से राखड़ पानी से खेत बर्बाद होने से ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं कटघोरा एसडीएम ने गांव पहुंचकर अधिकारियों से चर्चा की है और उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद ही एनटीपीसी प्रबंधन ने अधिकारियों ने मुआवजा देने की बात कही है। कवर्धा में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पंडरिया के वार्ड क्रमांक 13 और 14 में सीसी रोड और नाली निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की खबर को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसके बाद नगरपालिका अधिकारी ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया और जांच में सही पाए जाने पर नगरपालिका अधिकारी ने ठेकेदार को नोटिस थमाया।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।